ये 1939 में डॉक्टर जेजी नेमिन की दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी हुई। पॉलिश मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपने फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएट लेवल स्टैटिक्स पढ़ा रहे थे। जेजी बेहद जीनियस आदमी थे जिन्होंने स्टैटिस्टिकल फिलोसफीज और प्रैक्टिसेस की स्थापना की जो आज भी कई वैज्ञानिक परीक्षण का आधार है। उन्होंने किताबें छपवाई, मेथड्स तैयार किए और उन्हें अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट माना जाता था। अब वे दुनिया के अव्वल विश्वविद्यालयों में से एक में प्रोफेसर थे। उस सुबह उनकी क्लास में उन्हें ध्यान से सुनने और सीखने के लिए सब लोग तैयार थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पर ठीक 20 मिनट के बाद दरवाजा धड़ाम से खुला और एक युवा छात्र अपनी सीट पर दौड़ता हुआ बैठ गया। वे नाराज हुए पर पढ़ाई जारी रखी। चॉकबोर्ड पर स्टैटिस्टिकल थ्योरम्स की 2 इक्वेशन लिखी हुई थी, उस पर चर्चा शुरू हुई। युवक अपने नोट्स जल्दी से बनाने लगा और इसके तुरंत बाद क्लास खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद उसी छात्र ने जेर्जी का दरवाजा खटखटाया। उसने देरी के लिए माफी मांगकर अपना होमवर्क जमा करवा दिया। जेर्जी कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसने क्लास को कोई होमवर्क दिया ही नहीं था। उन्हें लगा कि वो छात्र कोई आलसी, गधा और निकम्मा था, तो जेर्जी ने उससे वो कागज मेज पर छोड़कर वहां से चले जाने के लिए कहा। आम प्रोफेसर्स के जैसे जेर्जी का डेस्क पर भी कागजों का पहाड़ था, जिससे पार पाने में उसे हफ्तों महीनों लगते थे। छात्र से जैसा कहा गया था उसे मानकर वो चला गया। दोनों में से किसी ने खास मगजमारी नहीं की और फिर जेर्जी ने लगभग 6 हफ्तों के बाद पेपर को चेक करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने बेवकूफ दिखने वाले उस लड़के के पेपर को पढ़ा और फिर बार बार पढ़ा। आंखों पर भरोसा नहीं आया तो उन्होंने इसे फिर से पढ़ा, अपनी कैलकुलेशन की, पर रिजल्ट हर बार सेम ही आ रहा था। उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल गया। उसने कागज समेटे, कुछ लिखा और चल पड़े उस लड़के के घर, बिना फिक्र किए कि उस दिन रविवार था। उसने तेजी से दरवाजा खटखटाया। लड़के ने जैसे दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। जेर्जी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई, जिसे वो एक आलसी गधा समझ रहा था, क्योंकि वो एक जीनियस निकला। जेर्जी ने अपने पेपर के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखा था, पर छपाने के लिए इसे भेजने से पहले उस लड़के से इसकी जांच करवाना चाहता था। उनका काम दुनिया को हिलाने वाला था, लेकिन छात्र को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल नहीं। कौन सा पेपर? वो तो बस अपना होमवर्क सौंप कर आया था, जैसे वो हमेशा करता था। फिर प्रोफेसर को क्या पहेलियां बुझा रही थी? हाँ, क्या कहानी ने आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाया भाई? अगर हाँ तो बस दिल थाम कर रखें, क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट से भरी हुई है जिन्होंने इतिहास रच डाला। तो चलो 6 हफ्ते तक पहले रिवाइंड करें। क्लास में 20 मिनट देरी से पहुंचने वाले छात्र मिस्टर जॉर्ज डेंजिंग अपने प्रोफेसर के लेक्चर के शुरुआती पोर्शन से चूक गए थे। अगर वो वहां होता तो उसे पता चलता कि क्लास स्टैटिक्स में फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स पर चर्चा हो रही थी, जिनमें से 2 जेर्जी ने बोर्ड पर लिखी थी। इन 2 प्रॉब्लम्स को होमवर्क समझकर जॉर्ज ने उनको नोट किया और वो घर चले गए। वे बेहद मुश्किल थी, इसलिए उसे कुछ वक्त तो लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उसे कर दिखाया, ये मानकर कि उसे देर हो गई और अब गालियां खानी पड़ेंगी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने उन 2 समस्याओं को सुलझाया था जिसने सालों से सबकी नींदें हराम की हुई थी। इसका पता लगने के बाद जेर्जी और जॉर्ज दोनों ही हैरान थे। 1 साल बाद जब जॉर्ज इस बात को लेकर परेशान थे कि थीसिस के लिए टॉपिक क्या चुने, तो जेर्जी ने उससे कहा कि अगर उन्हीं 2 समस्याओं के जवाब को एक बाइंडर में जमा करवा दे तो वो उसे अपनी पूरी थीसिस के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई इतनी बड़ी थी उसकी उपलब्धि, समझे? जॉर्ज की पहली प्रॉब्लम्स 1940 में पब्लिश हुई, लेकिन दूसरी 1950 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रकाशित हुई। ये इस समय के दौरान जॉर्ज को दूसरे स्टैटिस्टिशियन अब्राहम वाल्ड का एक पत्र मिला। वो भी दूसरी समस्या को हल करने में कामयाब रहा, लेकिन जॉर्ज की मदद के बिना, और अपने पेपर में उसका रिजल्ट भी लिख दिया क्योंकि दोनों ने इसे हल किया था। तो जॉर्ज ने सुझाव दिया कि उन्हें एक सह लेखक के रूप में प्रकाशित किया जाए, जो कि हुआ भी। इस अविश्वसनीय घटना की कहानी के सारे शहर में चर्चे होने शुरू हो गए, जिसका क्रेडिट जॉर्ज के एक इंटरव्यू को जाता है जो लूथर मंत्री और टीवी प्रचारक रॉबर्ट शूलर द्वारा लिया गया था। शूलर को पॉजिटिव सोच की शक्ति में पूरा विश्वास था और जब जॉर्ज ने अपनी हैरत अंगेज कहानी बताई तो उसे मंत्री से एक पत्र मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वो इसे अपनी पुस्तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्ज ने हामी भर दी, लेकिन शूलर ने जो कहानी छापी वो गलत सूचनाओं से भरी हुई थी। उन्होंने लिखा कि आइंस्टाइन भी इस समस्याओं को हल करने में सफल रहे थे, और जॉर्ज के आंसर से जेर्जी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मौके पर ही उन्हें नौकरी की पेशकश की थी। इनमें से कोई भी बात सच नहीं थी, लेकिन ये कहानी फिर भी शूलर के विश्वास का समर्थन करती है, जिसमें पॉजिटिव सोच ने ही जॉर्ज को उन 2 सवालों के जवाब देने में मदद की। अगर जॉर्ज को यह पता होता कि ये समस्या हल नहीं हो सकती थी तो शायद उन्होंने भी हथियार डाल दिए होते। इसके बजाय ये मानकर कि समस्या का कोई तो रास्ता है, उसकी मानसिकता ने तो खेल ही बदल डाला भाई।
जॉर्ज ने एक अविश्वसनीय करियर बनाया, अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते और दुनिया को बदलने वाले गणित वैज्ञानिकों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रभावित किया। सिंप्लेक्स प्रोग्रामिंग के विकास में उनका काम लीनियर प्रोग्रामिंग की नींव, जिसके बिना हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, इतना जरूरी थी कि उन्हें इस क्षेत्र के फाउंडिंग फादर के रूप में देखा जाता है। द डेंजिंग नाम का पुरस्कार भी जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग सोसाइटी द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका काम ओरिजिनल हो और जिसमें गहराई भी हो। 1997 में जॉर्ज के होमवर्क की कहानी को ऑस्कर विजेता फिल्म गुड विल हंटिंग में हल्के तौर पर दिखाया गया था, और मेरा मतलब है बहुत ही हल्के। ये एक गरीब बच्चे विल हंटिंग की कहानी दिखाती है जो एक विश्वविद्यालय में चौकीदार के रूप में काम करता है और असंभव गणित की समस्याओं को हल करता है, जिससे उसे वहां दाखिला मिल जाता है। तो जॉर्ज से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाकी कहानियां अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो प्रेरणा से आपको भर देंगी। यू जियानचुन 2016 में चीन में जेजियांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काई टिनशिन को एक अजीब पत्र मिला जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ में एक आसान इक्वेशन भी थी। गणित के विशेषज्ञ ने इसे देखा और वो बिल्कुल दंग रह गए। ये कारमाइकल नंबर्स को वेरीफाई करने का एक दूसरा तरीका था उनके लिए, जिनका मेरे जैसा मैथमेटिक्स में हाथ तंग है। कारमाइकल नंबर्स को सूडो प्राइम्स भी कहा जाता है। वे प्राइम नंबर्स लगते हैं, लेकिन असल में ये उन प्राइम नंबर्स को ढूंढना मुश्किल बनाते हैं जो सिर्फ एक और खुद से डिविजिबल हों। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना सुरक्षा में वे जो भूमिकाएं निभाते हैं वो बहुत ही बड़ी हैं, लेकिन ये पता करना कि वे असल में प्राइम हैं या नहीं, 20 साल पहले इस मेथड को ढूंढा गया था, पर लंबी संख्या के लिए इसका पता लगाना टफ है, या कम से कम ये तब तक तो टफ था जब तक कि वो पत्र नहीं आया था। लेकिन इस अद्भुत उपाय को लेकर आया कौन था भाई? खैर, जब प्रोफेसर ने भेजने वाले को देखा तो उसे जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो एक युवा चीनी माइग्रेंट था जिसे यू जियानचुन कहा जाता था, जो व्यापार द्वारा पार्सल डिलीवरी कंपनी के लिए काम करता था और जिसके पास कोई कॉलेज शिक्षा भी नहीं थी। उन्होंने एक छोटे स्कूल में एनिमल ब्रीडिंग की स्टडी की थी, लेकिन उसे हमेशा नंबर्स का जुनून था, क्योंकि जब उन्हें ज्योमेट्री या कैलकुलस का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी इससे वो खाली समय में गणना करने से रुके नहीं। उसने बहुत सारी थ्योरीज दी जिसे वो 8 सालों के दौरान अलग अलग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को भेजा करता था, लेकिन ये उनके काम के लिए उनको मिली हुई पहली पहचान थी, और फिर भी वो बहुत ही हम्बल थे भाई। धीमे और शर्मीले होने का दावा करते हुए वो अपनी खोज की प्रस्तुति के दौरान इतना घबरा गया था कि उसने ब्लैक बोर्ड पर गलत नंबर लिख दिए। लेकिन अब वो एक फेमस हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। वो सभी उनको मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। और प्रशंसा की बात करें तो अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं, या इससे भी बेहतर है कि चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखें जरा अगला नंबर किसका है। शकुंतला देवी। एक बेतुकी सी बात कही जाती है कि लड़के लड़कियों से मैथ्स में बेहतर होते हैं, और इसे झुटलाने के लिए शकुंतला देवी की हस्ती से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। 1929 में भारतीय सर्कस कलाकारों के परिवार में जन्मी शकुंतला के पिता उनके साथ ताश खेलते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे 3 साल की बच्ची से हारते रहते हैं, किसी तरह ये छोटी लड़की जिसका परिवार इतना गरीब था कि उसे स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो याद कर लेती थी और कार्ड गिन सकती थी। उसकी क्षमता को देखते हुए शकुंतला के पिता उसे अपनी असाधारण गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए रोड शो में ले गए, जिससे वो अपने परिवार को कमाने वाली बन गई। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में एक शो किया और वहीं से गणितीय चमत्कार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उड़ान भरी। 1950 तक वो यूरोप का दौरा कर रही थी, कुछ ही सेकंड में अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रकम सॉल्व कर रही थी। उसका बड़ा मोमेंट तब आया जब उसने 201 अंकों की संख्या के 23वें रूट को बहुत तेजी से 50 सेकंड में पूरा किया। यूनिवैक कंप्यूटर, जो उस समय दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स में से एक था, उसे 62 सेकंड लगे थे। उन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक झड़ी लगा दी। अगर आपको कुछ संदेह है कि वो इतनी तेज थी, तो ठीक उनको दिए सम में से एक को आप सॉल्व करके देखें। कैलकुलेटर या पेंसिल और कागज का उपयोग किए बिना आप इस नंबर को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं भाई? कोई बात नहीं, वीडियो को रोककर ट्राई कर लें, ठीक है? तैयार हैं आप? ये रहा आंसर। तो बताओ कितना वक्त लगा? कुछ देर, या आपने भी मेरी तरह बस हार मान ली? खैर, शकुंतला जी ने इसे 28 सेकंड में हल कर दिया था, और तब से कोई भी इस 13 अंक के मेंटल मल्टीप्लिकेशन के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उनके जीवन और उपलब्धियों को लेकर 2020 में एक फिल्म भी बनाई गई थी, हमारी छोरियां चोरों से कम है के। ग्रेगोरी पेरेलमैन। हर कोई अपने कारनामों के लिए इनाम या नाम का लालची नहीं होता, चाहे वे कितने भी डिजर्विंग क्यों ना हो, और उन्हीं लोगों में से एक हैं ग्रेगोरी पेरेलमैन। 1966 में सोवियत संघ के हिस्से में जन्मे, जिसे अब रूस के रूप में जाना जाता है। ये छोटी उम्र से ही स्पष्ट था कि ग्रेगोरी में गणित के लिए एक योग्यता थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने 1982 के अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व किया।
ओलंपिक की तरह, लेकिन गणित के लिए ग्रिगोरी ने अपने विरोधियों के साथ एक परफेक्ट स्कोर हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता। 1990 में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में रिसर्च पोजीशंस प्राप्त किए और अविश्वसनीय रूप से सटीक प्रमाण के साथ रीमेनियन ज्योमेट्री में सॉल्व थ्योरम को प्रूव करने में कामयाब रहे। उनकी प्रतिभा के परचम लहराने लगे, लेकिन सॉल्व थ्योरम पर फतेह के बाद उनका ध्यान पॉइंकर कंजेक्चर को प्रूव करने में बदल गया। इस थ्योरम को प्रूव करना गणित के इतिहास के सबसे मुश्किल प्रश्नों में से एक माना जाता था। ये इतना महत्वपूर्ण था कि साल 2000 में ये मिलेनियम पुरस्कार की समस्या बन गई। क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने पहले सही समाधान के लिए $1 मिलियन की पेशकश की। अब अगर मैंने कोशिश की, लेकिन मैं पॉइंकर अनुमान की प्रूव नहीं कर सका भाई। और ये इतना मुश्किल था कि ग्रिगोरी को भी जवाब के लिए मुश्किल हो गया था। 7 साल तक किसी ने उसकी एक झलक तक नहीं देखी। उन्होंने मान लिया कि वह सफल रहे होंगे तो छोड़ दिया होगा, ये भी कि पूरी तरह से गणित से रिटायरमेंट ले ली होगी। लेकिन फिर नवंबर 2002 में उन्होंने अपना पेपर प्रस्तुत किया जिसने पॉइंकर थ्योरी को प्रूव कर दिया और गणित की दुनिया भूकंप आ गया। इस कामकाज में सालों लग गए, लेकिन 2006 तक 9 गणितज्ञों की एक समिति ने $1 मिलियन के पुरस्कार के साथ ग्रिगोरी को फील्ड्स मेडल देने के लिए वोट कर दिया। पर यकीन नहीं होगा कि ग्रिगोरी ने यह सब लेने से मना कर दिया भाई। पहले उन्होंने कहा कि उनका समाधान माना जाना अपने आप में इनाम है, लेकिन फिर उन्होंने राज से पर्दा उठाया। उन्हें उस कमेटी के लोग पसंद नहीं थे और उन्हें लगा कि ये नाइंसाफी है। उन्होंने तर्क दिया कि रिचर्ड हैमिल्टन, एक अन्य गणितज्ञ जिसके कामकाज ने ग्रिगोरी के थ्योरम की समझ को बहुत प्रभावित किया, वो उतने ही हकदार थे और उसे इस पुरस्कार और मान्यता का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इस सुझाव को ठुकरा दिया गया, तो इससे नाखुश ग्रिगोरी ने भी उन्हें मना कर दिया। उन्होंने 2006 में अपनी नौकरी छोड़ दी और गढ़ती सुर्खियों से गायब हो गए। रूसी रिपोर्ट्स के अनुसार वो अब एक सादा जीवन जीते हैं, प्रेस से बचते हैं और यहाँ तक कि जहाँ भी संभव हो उनसे दूर भागते हैं। एक पत्रकार फोन पर उनसे संपर्क बनाने में कामयाब रहा, जहाँ उन्होंने बस ये जवाब दिया, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं मशरूम चुन रहा हूँ। जाहिर तौर पर यह आदमी अब गणित से ज्यादा मशरूम को तवज्जो देता है। यूफोर्ट इकोंग अपनी भाषा में किसी मुश्किल प्रिंसिपल को ट्रांसलेट करने और समझाने की कोशिश करना बहुत ही टफ होता है ना। तो फिर इसे एक अलग भाषा में समझने की कोशिश करना, जैसे कि जापानी, इसे 10 गुना ज्यादा मुश्किल बना देगा। खैर, यूफोर्ट इकोंग के लिए उनकी उड़ान को रोकने के लिए भाषा बाधा नहीं बन सकती। नाइजीरिया के यूफोर्ट ने उच्च शिक्षा पाने के लिए ढेरों पार्ट टाइम नौकरी की। 1.5 साल तक जापानी को स्टडी करने और भाषा में फ्लुएंट होने के बाद उन्होंने टोक्यो की टोकाई विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में दाखिला ले लिया। 2015 में इस छात्र ने न केवल अपनी कक्षा में टॉप कर अपनी डिग्री पूरी की, बल्कि 50 साल पहले की सभी कक्षाओं में सबसे ऊपर रहा। जी हाँ, यूफोर्ट ने 1965 के बाद से विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इतना ही नहीं, अपने पहले सेमेस्टर में उन्होंने एक गणित की समस्या को हल करने में कामयाबी हासिल की, जिसने 30 से अधिक सालों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र को परेशान किया हुआ था। ये इतनी अविश्वसनीय और मूल्यवान सफलता थी कि खोज पर रखे गए एकेडमिक पेटेंट को तोड़ने के डर से यूफोर्ट इस पर चर्चा भी नहीं कर सका। तब से उन्होंने निसान जैसी कंपनीज के लिए काम किया, तेजी से कॉम्प्लेक्स पेटेंट तैयार कर रहे हैं वो, और यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिक कार पर भी काम किया है जो कि 80 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कोई अचंभा नहीं है कि आदमी सबको इतनी तेजी से धोबी पछाड़ दे रहा है भाई। शौर्य रे, इमेजिन कीजिए आप बिना सिखाए ही A2 + B2 = C2 का पता लगा सकते हो। सुनकर अच्छा लगता है ना। खैर, ये 16 साल के शौर्य रे के लिए बच्चों जैसा खेल है। 2012 में भारतीय मूल के छात्र ने लगभग 350 साल पहले सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए गणित के एक प्रश्न को हल किया था। जी हाँ, द सर आइजैक न्यूटन लड़के को जीनियस बताते हुए मीडिया में हड़कंप बच गया। वो एक जर्मन विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप पूरी कर रहा था जब वो एक फंडामेंटल पार्टिकल डायनेमिक्स इक्वेशन लेकर के आया था। रे के समाधान का मतलब था कि किसी वस्तु के उड़ान पथ की अब गणना की जा सकती है और भविष्यवाणी की जा सकती है कि वस्तु कैसे टकराएगी और किस बाधा से टकराएगी। 16 साल के बच्चे ने कमाल कर दिया, लेकिन इसमें से मसाला निकालने के लिए अखबारों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। पहली बात तो ये कि जिस 350 साल पुरानी समस्या पर वो जोर दे रहे थे वो असल में मौजूद ही नहीं थी। न्यूटन ने कभी ये सवाल नहीं किया था कि ये इक्वेशन क्या है। उन्होंने इसे सिर्फ एक क्लासिकल थ्योरी के रूप में रेफर किया था, जिसका मतलब था कि इसे पुरानी और फेमस इक्वेशंस की मदद से हल किया जा सकता है। हालांकि शौर्य को यह पता नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने खुद के रिसर्च का उपयोग करके समस्या को हल करने का ट्राई किया। उसने जिन स्टेप्स का उपयोग किया वे वही थे जो उनके पहले कई सारे वैज्ञानिकों ने एस्टैब्लिश किए थे। उसने कोई प्राचीन रहस्य नहीं सुलझाया था, लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि सबूत के साथ सब कुछ अपने दम पर किया। सिर्फ 16 साल के किसी बच्चे के लिए अभी भी एक कमाल की अचीवमेंट है भाई।
जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है अ ब्यूटीफुल माइंड, 2001 की सुंदर फिल्म जो एक मैथमेटिशियन जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर के जीवन पर बेस्ड है। उन्हें पॉपुलरली 20वीं शताब्दी के महानतम गणितज्ञों में से एक माना जाता है। माना कि सभी अविश्वसनीय डिटेल्स के साथ ही पुरस्कार विजेता फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर लगाई गई, पर जॉन की असल लाइफ की कहानी इससे कई ज्यादा ड्रामेटिक थी, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन ने हमेशा गणित के लिए रुचि दिखाई, जिसने शुरू में उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए प्रेरित किया। कुछ ही समय के बाद वो एक कदम आगे बढ़ गए, नहीं मैथ्स में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में। उस समय अपने प्रोफेसर के बहुत कहने पर उन्होंने फाइनली गणित की ओर रुख किया। 1948 में मास्टर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक फेलोशिप स्वीकार कर ली। 1950 तक उन्होंने एक थीसिस लिखी जिसने गेम थ्योरी की दुनिया की समझ को बदल कर रख दिया, अपने नैश इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, जो इकोनॉमिकल फिलॉसफी का आधार बना। 28 पेजेस की थीसिस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जॉन ने आर्थिक दुनिया को बदल कर रख दिया भाई। लेकिन वो एक परफेक्ट रोल मॉडल होने से कोसों दूर थे। 1952 में MIT में काम करते हुए उन्होंने एलेनोर स्टीयर के साथ एक रिश्ता कायम किया, उसे गर्भवती कर फिर उसे छोड़ दिया। जब उसने बताया कि वो मां बनने वाली है, ये दावा किया जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि लड़की का सोशल स्टेटस उनसे नीचे है। एक ऐसे इंसान जिनकी संख्या अच्छी थी, ये कदम एकदम नीच था, पर तूफान तो अभी आने वाला बाकी था। 1954 में उन्हें अश्लील प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और उनकी वो सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई, जिससे उन्हें टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करने की इजाजत मिली थी। फिर जिंदगी पटरी पर लौटी। वो अपनी पत्नी एलिसिया से मिले और 1957 में उनसे शादी की। उनका एक बेटा भी था, लेकिन फिर से चीजें बदतर होने लगी। 1959 में जॉन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया। उनके साथियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने जो लेक्चर दिया वो एकदम कूड़े जैसा बेकार था। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जॉन जहनी तौर पर बीमार हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे थे। अगले 9 सालों में जॉन का ज्यादा जीवन मनोरोग अस्पतालों के चक्कर काटते बीता। उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए हर गोली और प्रक्रिया की कोशिश की, जिसमें इंसुलिन शॉक थेरेपी भी शामिल थी। ये वो जगह है जहां डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन की बड़ी खुराक देते हैं, जिससे वो कई हफ्तों या महीनों तक डेली कोमा में भेज दिए जाते हैं। ऐसा ब्रेन को रिबूट करने के लिए किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान खासा अच्छा नहीं था, पर अभी भी कुछ जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1970 के दशक तक इसका प्रयोग रोक दिया गया था। जॉन की बीमारी के साथ बढ़ते तनाव के कारण उनकी पत्नी ने 1963 में उनको तलाक दे दिया, लेकिन साल 1970 तक जॉन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो अपनी एक्स वाइफ के घर किराए पर रहा और सालों की मेहनत के बाद सीखा कि कैसे खुद अपने पागल करने वाले भ्रम को हराना है। उन्हें वापस प्रिंसटन में कक्षाओं की ऑडिट करने की अनुमति दी गई और आखिरकार बहुत ही शांत और विनम्र जीवन जीने की वजह से उन्हें फिर से पढ़ाने की अनुमति दी गई। फिर 1994 में वो बड़ा मोमेंट आया। उन्हें इक्विलिब्रियम थ्योरी पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसने आर्थिक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया था। इसके बाद उनकी एक कहानी अ ब्यूटीफुल माइंड बायोग्राफी में अमर हो गई, जिसे बाद में बड़े पर्दे पर अडॉप्ट भी किया गया। माना कि वो एक परफेक्ट इंसान नहीं थे, पर उसने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत आपकी होगी। मेरा मतलब, अगर मैं जॉन जितनी मेहनत करूं तो हो सकता है कि कभी बॉलीवुड मुझ पर भी एक फिल्म बना डाले। तो इनमें से किसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और क्या आप ऐसे किसी और इंसान को जानते हैं जिसका जिक्र होना चाहिए? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।